नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और माइक ऑन हो चुका है। माइक ऑन जिन खबरों पर आपके लिए आज कर रही हूं, एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले आज मोदी और नीतीश कुमार की बड़ी बैठक हुई है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की यह बड़ी बैठक सोचिए उस समय हो रही है जब बिहार में एक उपचुनाव से तहलका मचा हुआ है। आखिर इस बैठक के पीछे क्या रणनीति है और क्या मंशा है, आज इस पर माइक ऑन हो रहा है। इसी के साथ बात होगी हार के साइड इफेक्ट्स की। उपचुनाव में जो हार हुई उसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक किस तरह से एक टूट और एक रार देखने को मिल रही है, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। कौन कौन खुलकर अब इस रार पर बोल रहा है। इसी के साथ आज माइक ऑन हो रहा है रांची पर, जहां पर छात्रों का एक बड़ा आंदोलन पिछले 11 दिनों से चल रहा है। छात्र जिस तरह मांग कर रहे हैं पेपर लीक के बाद बड़ी कार्रवाई की, सीबीआई जांच की, उस पर विपक्ष के नेता जो नीट की परीक्षा पर खुलकर बोल रहे थे, यहां क्या समर्थन देने पहुंचेंगे। रांची में वही दिल्ली वाली क्रांति कब नजर आएगी, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं चढ़ावा चक्रव्यूह पर। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा तक, संसद से लेकर यूपी तक किस तरह चढ़ावे को एक चक्रव्यूह बना लिया है विपक्ष ने और उसमें सरकार को घेर रहा है। आज इसकी भी बात होगी, इस पर माइक ऑन है। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर रही हूं प्रदर्शन वही जो विपक्ष मन भाए, वरना सूना रह जाए। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। एक तरफ रांची में छात्र दिल्ली के जंतर मंतर वाले अंदाज में आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब छात्र तो जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं, 10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों की सुध अभी तक किसी ने नहीं ली है। उन नेताओं ने भी नहीं जो बकायदा जंतर मंतर पर जाकर नीट परीक्षार्थियों और जेनजी का समर्थन कर रहे थे। और उन्हीं में से एक नेता अरविंद केजरीवाल है जो आज अपना ही प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वो दिल्ली में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाए जाने का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। तो छात्रों का प्रदर्शन एक तरफ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन दूसरी तरफ है। अब सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया हम जा रहे हैं पीएम आवास, वहां जाकर हम प्रदर्शन करेंगे E20 को लेकर। तो देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगना शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। राहुल गांधी को रोका था क्योंकि वो पीएम आवास पर पहुंच गए थे, उसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट थी। वहां आरएएफ ने देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी और बड़ी पुलिस अमला अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज खड़ा हो गया, क्योंकि पीएम आवास के पास जाकर प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। तो ये जो आप सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, ये आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गई। देखिए कितनी संख्या में आरएएफ के जवान वहां मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने पूरा एक अमला वहां लगा दिया था। केजरीवाल कह रहे थे मैं पीएम आवास जा रहा हूं। अब केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग आपने देखी, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसके बावजूद अपने घर से निकल गए। और ये देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं पीएम आवास जा रहा हूं, तो उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने कहा मेरे साथ 100 लोग जाएंगे और मैं पीएम आवास जाऊंगा। जब अरविंद केजरीवाल पूरे अमले के साथ पहुंच गए पीएम आवास, तो दिल्ली पुलिस ने वहां पूरा बैरिकेड लगा दिया। देखिए पीछे बैरिकेड के पास आरएएफ के जवान और पुलिस मौजूद है और आगे आम आदमी पार्टी के समर्थक और अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद है। तो देखिए पीएम आवास पर हल्ला बोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल जा रहे थे, पूरे रास्ते में पुलिस बल तैनात था। बैरिकेड को जिस तरह लगाया गया कि वो आगे न बढ़ पाए। तो
तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल E20 को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं भी पीएम आवास पर जाकर ही सवाल पूछना चाहता हूं, ज्ञापन सौंपना चाहता हूं। अब आपको दिखाती हूं कि जब वो आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने भी उनसे कहा कि आपको इजाजत नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते हैं, अनुमति आपने नहीं ली है, और पुलिस ने बकायदा वहां पर प्रोटोकॉल सुना दिया। मार्च आप सबको सूचित किया जाता है कि यहाँ नई दिल्ली क्षेत्र में धारा 163 लागू है, जिसके तहत कोई भी धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, सिट इन, मार्च अलाउड नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप तुरंत इस धरने को खत्म कर दें, अन्यथा इसको गैर कानूनी डिक्लेयर करके आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सबको सूचित किया जाता है कि यहाँ नई दिल्ली क्षेत्र में धारा 163 लागू है, जिसके तहत कोई भी धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, सिट इन, मार्च अलाउड नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है, पुलिस ने कह दिया कि आपको इस मार्च की इजाजत नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जहां रोका गया वहीं सड़क पर बैठ गए और वहीं पर उन्होंने अपनी मांगों की फहरिस्त लिख दी। तो ये तस्वीर भी सामने आ गई। पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था, वो तस्वीर भी देखिए। चारों तरफ से पुलिस कर्मी और आरएएफ के जवान थे, बीच में अरविंद केजरीवाल सड़क पर बैठ गए और वो सुना रहे थे। ये तस्वीर देखिए जरा, दूर तक पुलिस आपको नजर आएगी और बीच में अरविंद केजरीवाल अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं। अरविंद जी संघर्ष करो, हम मिलेंगे, आराम के साथ आ जाइए, अरविंद जी तुम संघर्ष करो, अरविंद जी संघर्ष करो। अब अरविंद जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे क्यों गूंज रहे थे और क्यों अरविंद केजरीवाल सड़क पर बैठे थे, आपको बता देती हूँ। अब राहुल गांधी की तरह अरविंद केजरीवाल का पीएम आवास तक मार्च था। E20 फ्यूल के खिलाफ नेताओं के साथ उन्होंने मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने मार्च को फिरोजशाह रोड पर रोक दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी। पुलिस के रोकने के बाद बीच सड़क धरने पर बैठ गए अरविंद केजरीवाल। देश भर में 2.5 लाख लोगों की याचिकाएं उन्होंने जुटाई थी, वो साथ लेकर आए थे। उन्होंने कहा 2 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं, हमने सभी चिट्ठियां पुलिस के हाथों मोदी जी को भेज दी हैं। E20 के लिए नीट से भी बड़ा आंदोलन करना होगा। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नीट के लिए जो आंदोलन हुआ वो तो छोटा था, अब E20 के लिए हम इससे बड़ा धरना करेंगे। इतनी सारी चिट्ठियां आई हैं और यही देने के लिए मैं पीएम आवास जा रहा था, लेकिन पीएम आवास जाने से पहले उन्हें पुलिस ने रोका है। जरा सुनिए। इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है, हाँ उसके इंजन के पार्ट तो खराब होते हैं पर रबड़ के पार्ट खराब होते हैं। तो भाई जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है जबरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। ट्रंप जो है वो जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए ये पूरा E20 आया हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए। पूरा देश सफर कर रहा है। E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अगला कब और कैसे होगा ये हम सोच विचार करके अगली कौन सी एक्टिविटी होगी हम आप सब लोगों को बताएंगे। तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुन लिया। अब अरविंद केजरीवाल आज पीएम आवास पर जाने की कोशिश कर रहे थे E20 का मुद्दा उठाने, लेकिन उधर झारखंड में जो छात्र उन्हें बुला रहे हैं वहां पर अभी तक विपक्ष के नेता नहीं पहुंचे हैं। ये जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप ये छात्र लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं हम भी जेन जी हैं और ये सड़कों पर उतरे हुए हैं। 11वां दिन उनके प्रोटेस्ट का हो गया, लेकिन वहां पर उनके समर्थन में बोलने वाला और कोई उन्हें समर्थन देने वाला सड़क पर नेता नहीं उतरा। पोस्टर बैनर लेकर रोज शहर में इसी तरह शांति से मार्च निकालते हैं। इसके बाद वो शहर के जयपाल सिंह स्टेडियम में लौट आते हैं। ये तस्वीरें देखिए।
छात्र, जेपीएससी छात्रों का ये प्रदर्शन है और ये छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे सुनने के लिए कोई वहां क्यों नहीं आ रहा है। वो ये भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच इस पेपर लीक में होनी चाहिए। अब छात्र लगातार मशाल जुलूस भी निकाल रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाती हूं। दिन भर सड़क पर मार्च निकालते हैं, रात को मशाल जुलूस निकालते हैं, उसके बाद आकर स्टेडियम में जुटते हैं और पूरे मामले में सिर्फ यही गुहार है कि हमसे कोई ना बात कर रहा है और ना ही हमें किसी तरह की कोई आश्वासन मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं आश्वासन से भी आगे बढ़ गए। अब मैं आपको बताती हूं कि ये पूरा मामला है क्या। रांची में पिछले 10 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी। जयपाल सिंह स्टेडियम में जंतर मंतर की तरह यह आंदोलन चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। 1 महीने पहले जेपीएससी रिजल्ट आया, तभी से यह विवाद है। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक हुए, इसीलिए परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। अब सरकार इस बात को मान नहीं रही है। पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये छात्रों की मांग है। छात्रों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द की। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी। सीआईडी की पूछताछ के बाद जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, लेकिन धरना दे रहे छात्र पेपर लीक की सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। 10 दिन बाद राज्य सरकार छात्रों से बातचीत को तैयार हुई। सरकार ने बातचीत के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया। अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि छात्रों से नहीं मिला है। आंदोलनकारियों का दावा है कि प्रदर्शन में कई राज्यों के छात्र शामिल हो रहे हैं। आंदोलन को सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। छात्रों के प्रदर्शन में आजसू, जेएलकेएम से जुड़े युवा भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन वहां छात्र क्या कह रहे हैं, सीधे उन्हीं की बात सुनिए। ये बोल रहे हैं सीआईडी जांच कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। सीआईडी जांच, सीबीआई जांच चलता रहेगा, 25 साल चलता रहेगा। पहला दूसरा जेपीएससी का सीबीआई जांच चल रहा है, 25 साल हो गए, आज तक रिजल्ट नहीं आया। ये सरकार से हम लोगों को उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब सरकार में आई थी तो उसके पहले भी बोली थी कि जो चोरी हारी करवाएगा, जो दलाली करेगा, उसको 10 साल के सजा देंगे और इतना के फाइन मरवाएंगे। वो सब खाली कहने का है, कि जब कर देगा तब मानिए। तो एक सिक्योरिटी नहीं है बच्चों में कि आप इसका जेन्युइनली तैयारी कर भी रहे तो आपका होगा नहीं होगा। हम लोग तो सिंपल सा मांग है सरकार से कि जितने भी सारी परीक्षाएं होती है वो परीक्षाएं पारदर्शिता हो, किसी भी तरह का पेपर लीक ना हो। आयोग का चेयरमैन है, आप एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, किस एजेंसी से करवा रहे हैं, आपको ये तक नहीं पता कि वो ब्लैक लिस्टेड है और कहीं और नहीं। आपके झारखंड में 2 एजेंसी। नियुक्ति के लिए रेट लगता है 1 करोड़ 2 करोड़, आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं आप नियुक्ति ले सकते हैं। लेकिन हम जैसे जो गरीब गांव घर से आके मेहनत करते हैं सर, हम लोग के पास पैसा नहीं है, हमारे घर वाले हमें पैसा नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या करें। अच्छा यही है सर कि झारखंड के युवा बेरोजगार सबको हम लोग 20, 25, 26 साल से ठगा जा रहे हैं और इस बार हम लोग आर और पार की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन कई चरणों में है, कई प्रकार से लड़ेंगे। हम लोग जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 2000-1500 रूम में रहते हैं, मेरा माँ बाप भाई बहन अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सबका सपना जुड़ा है। आज हमारा मजबूरन है तो हमें गाली सुनना पड़ता है घर वाले लोग। छात्रों के इस आंदोलन का लीडर कोई नहीं है, लेकिन एक चेहरा है जो इसको ताकत दे रहा है। वो चेहरा है देवेंद्र महतो का, जो परीक्षा सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर 3 दिन से आमरण अनशन पर हैं। अब झारखंड के सोनम वांगचुक कहे जाने वाले देवेंद्र महतो कौन है, जरा ये भी जान लीजिए। छात्र आंदोलन में देवेंद्र महतो की चर्चा सबसे ज्यादा है। छात्र उन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक कहने लगे हैं। देवेंद्र नाथ पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर है। जेपीएससी परीक्षा में पारदर्शिता के लिए उन्होंने अनशन किया। भर्ती प्रक्रिया में सुधार होने तक अनशन जारी रहेगा। देवेंद्र रांची जिले के राह प्रखंड के किपिडी गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, पीजी तक फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। नौकरी करने की जगह छात्रों के हक की लड़ाई की राह चुनी और जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियों का मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। 2024 में जेएलकेएम के टिकट पर रांची से लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। झारखंड की सिल्ली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये लगातार मांग उठा रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो।
उधर दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हुआ तो विपक्ष के सारे नेताओं ने उसे समर्थन दिया। समर्थन में राहुल गांधी तो पीएम आवास पहुंच गए। कुछ नेता खुद जंतर मंतर पहुंचे, जिनमें अरविंद केजरीवाल थे, अखिलेश यादव थे। लेकिन जो नहीं पहुंचे वो भी किसी ना किसी तरह से उसमें शामिल हो गए। लेकिन इस सब के बीच आंदोलन में पहुंचने की फुर्सत किसी नेता को नहीं है। अब ये देख लीजिए, एक तरफ दिल्ली में साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ रांची से गायब है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि रांची में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ और उनकी आवाज उठाने के लिए यही नेता क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि वहां भी जेनजी, यहां भी जेनजी था। जेनजी को बांटा नहीं जा सकता है और इसीलिए ये सवाल आज बार बार वही छात्र उठा रहे हैं जो कह रहे हैं कि उनकी सीबीआई जांच की मांग में ये नेता भी साथ आए। और इसी सब के बीच छात्रों का ये प्रदर्शन जारी है। छात्र दिन रात वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और दिन रात प्रदर्शन के बीच सिर्फ अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब माइक ऑन कर रही हूं आज की एक और बड़ी खबर पर। गया में जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। बांकीपुर की हार से एनडीए में कैसे रार पड़ रही है, ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो आज बयान आए वो दिखाते हैं कि क्या एक सीट की जीत से एनडीए और बीजेपी में दूरियां हो गई। गया में जीत के बाद जश्न मन रहा है। पीके ने कल बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को हराकर जीत हासिल की, तो उसके बाद पूरे बिहार में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आया। गया में जीत के बाद जश्न हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने आज विक्ट्री मार्च निकाला, जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रही हूं। पीके की जीत के बाद बिहार में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी बार बार कह रही है विधानसभा का चुनाव नहीं है, एक सीट पर अगर जीत हुई तो उससे बहुत ज्यादा मायने नहीं निकाले जा सकते। लेकिन बांकीपुर की सीट पर पीके की जीत के बाद पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए। ये ऐसे पोस्टर जहां जगह जगह बांकीपुर जीतने के लिए पीके का धन्यवाद दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर की चर्चाएं हो रही। लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूं कि बांकीपुर में हार से एनडीए में टेंशन बढ़ गई है? सवाल इसलिए क्योंकि हार तो बांकीपुर में हुई, लेकिन पूरे बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेता इस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, तंज कस रहे हैं। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद एनडीए में खलबली मच गई है। जेडीयू नेता हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। नीतीश सीएम रहते तो ऐसा नहीं होता, ये कह रहे हैं अनंत सिंह। नीतीश के चेहरे पर वोट मिला लेकिन उन्हें हटा दिया। अभी जहां भी चुनाव होगा वहां यही हाल होगा। जेडीयू के नेता समीक्षा करने की नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी भी जेडीयू नेताओं के बयानों पर पलटवार कर रही है। किसी को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। नीतीश के नेतृत्व में 17 सीटों में से 12 सीटें हारे थे। क्या बांकीपुर के नतीजों ने एनडीए का एक संतुलन बिगाड़ दिया? क्या सम्राट चौधरी को लेकर जेडीयू में नाराजगी है? क्या बांकीपुर में बीजेपी को जेडीयू का साथ नहीं मिला है, जैसा कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं या फिर अनंत सिंह कह रहे हैं? जरा बयान सुनिए, खुद तय करिए। में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छाई चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोई ले ले, ककरो बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। जनता भी हिल गया कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। और वो अगर दिग्भ्रमित हो गए तो कहीं ना कहीं हमारी चूक, हम इसको मानते हैं। इन सारी चीज़ों की बहुत ही गहन समीक्षा की जरूरत है। औपचारिक सिर्फ बैठक और सभा करके इसकी समीक्षा नहीं हो सकती। इसकी समीक्षा होगी कि बड़े स्तर पर नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ हम समीक्षा करें। से किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो। पहले भी बाई इलेक्शन में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, 17 में हम 12 सीट हार गए करीब। और जो असेंबली इलेक्शन आया हमारा 2010 में 90%। तो विषय उस समय कुछ और था, बटाईदारी उस समय विषय था। तो हमने तो अध्ययन किया बिना राजनीति का। उसी तरह से
विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा समिति। अब देखिए, एक तरफ पीके की जीत के बाद उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। बांकीपुर में हार के बाद ये मुलाकात अहम है। बिहार में सियासी माहौल गर्म है, तो वहीं दिल्ली में एक मुलाकात ने सियासी पारा हाई कर दिया है। अब लोग चर्चा कर रहे हैं, उधर एक बड़ी हार हुई है बीजेपी के लिए, तो इधर ये मुलाकात हो रही है। संसद भवन में पीएम मोदी से नीतीश कुमार की ये मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको बताती हूं कि बांकीपुर में हार के बाद दिल्ली में यह मुलाकात हुई। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार। इस दौरान ललन सिंह और संजय झा भी उनके साथ थे। जैसे ही दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, बिहार की सियासी गलियों में कयासबाजी तेज हो गई। अब इस मुलाकात की सबसे खास बात इसकी टाइमिंग है। नतीजों के अगले ही दिन ये बैठक बहुत महत्व रखती है। बांकीपुर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट थी। नितिन नबीन के छोड़ने के बाद ही उपचुनाव हुए। बांकीपुर में हुई हार को लेकर मंथन भी चल रहा है। मुलाकात को लेकर आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। दोनों तरफ से कहा गया कि एक अनौपचारिक मीटिंग थी, लेकिन बांकीपुर की हार के बाद इस बैठक की महत्व क्या बढ़ गया है। मुलाकात के बाद जब नीतीश से सवाल पूछे गए नीतीश कुमार से, तो उन्होंने ना तो बांकीपुर में बीजेपी की हार पर कोई जवाब दिया और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात पर उन्होंने कुछ कहा। सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी? सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी? सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी? तो नीतीश कुमार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को अनौपचारिक मुलाकात कहा। नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कर्टसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। वो कर्टसी कॉल था और कर्टसी कॉल के लिए गए थे। क्या उसमें बिहार के विकास को लेकर भी चर्चा हुई? बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है। अब आपको बताती हूं कि इस जीत का एक और साइड इफेक्ट क्या रहा। नतीजों से बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू। तेजस्वी के सामने बड़ी चुनौती हो सकते हैं पीके। अब माना जाता था कि पीके का असर सवर्ण वोट पर पड़ेगा, बीजेपी के शहरी वोट में सेंध लगा सकते हैं पीके। लेकिन बांकीपुर चुनाव में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। पीके की सभाओं में मुसलमान यादव समाज के लोग भी दिखे। अब जानकारों का मानना है कि कुछ हिस्सा वोट में बदला। क्या आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगना शुरू हो गया है? आरजेडी का सबसे मजबूत आधार एमवाई समीकरण रहा है। अगर पीके इसी समीकरण के लिए अच्छा विकल्प बन गए तो आरजेडी की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। पीके के विधायक बनने का असर भी तेजस्वी पर पड़ेगा। पीके के विधानसभा में होने से विपक्ष की शक्ल बदल जाएगी। अभी विधानसभा में विपक्ष की बड़ी आवाज तेजस्वी है। अब पीके आक्रामक भाषणों से सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे तो विधानसभा में एक अलग तस्वीर होगी और विपक्ष की राजनीति का केंद्र धीरे धीरे बदल भी सकता है। बांकीपुर के नतीजों में आरजेडी तीसरे नंबर पर रही, जिसके बाद अब आरजेडी के ही विधायक भाई वीरेंद्र सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तेजस्वी के आसपास रहने वाले कुछ लोगों को हटाना होगा। सुनिए। हमारी पार्टी में ने कहा कि संगठन की कमजोरी है और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है। वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है। वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना काम आपको भरोसा है उस पर, तो वैसे काम दीजिए जो नेपथ्य में रहे। तो हार बीजेपी की बिहार में हुई, लेकिन इसकी खुशी दूसरे राज्यों के नेताओं में भी हो रही है, विपक्ष में हो रही है। बांकीपुर में हुई इस हार में आने वाले चुनावों की तस्वीर देख रहे हैं विपक्ष के नेता। जीते भले ही प्रशांत किशोर हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उस जीत से विपक्ष के कई नेताओं को
जोश आए है। सुनिए कैसे विपक्षी नेता इस जीत पर अपना खुलकर मत रख रहे हैं। अब दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में, और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में वो आगे देखेंगे क्या होगा। 12 साल का रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए, देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। मुझे लगता है कि यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी, और गए 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहाँ कोई भी दे दे, बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा। अभी दिखने लगा। दतिया की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया कि जनता क्या देख रही है और भारतीय जनता पार्टी का कितना विरोध है लोगों में। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह से बेटियों का अपमान हुआ है। और बांकीपुर में जहां वहीं पे पटना के नौजवानों ने जब गांधी मैदान में आंदोलन किया तो किस तरह से उनके साथ अन्याय किए, अत्याचार किए, दिल्ली के जंतर मंतर से लेके पूरे देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से नौजवानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो बांकीपुर के लोग देख रहे हैं, जागरूक लोग हैं। जो बिहार में आज से कुछ ही महीना पहले ये 2/3 बहुमत ले गए थे, वहाँ बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके कार्यों को लेकर के बहुत दुखी हैं। अब प्रशांत किशोर की जीत के साइड इफेक्ट्स और क्या हो सकते हैं, इस पर भी एक बात आपको बताती हूँ। जातिवादी मॉडल का अंत होगा क्या? बिहार की राजनीति दशकों से जाति आधारित समीकरणों पर टिकी है। प्रशांत किशोर लगातार जाति से ऊपर और विकास गवर्नेंस की बात करते रहे हैं। बांकीपुर जैसी सीट पर पीके ने जीत दर्ज कर जातिवादी समीकरणों के सहारे राजनीति करने वालों को मैसेज दे दिया कि जनता अब सिर्फ जाति नहीं बल्कि उम्मीदवार की छवि, मुद्दे और नया विकल्प देखकर वोट दे रही। उधर सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या? पीके लगातार सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं। कल भी जीत के बाद उनका पहला हमला सम्राट पर ही था। प्रशांत किशोर ने नेतृत्व बदलने की मांग की थी। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर खुद कह चुके हैं कि यह चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि सम्राट के खिलाफ भी जनमत टेस्ट है। प्रशांत किशोर अब पूरे बिहार में लोगों के बीच जाकर ये दोहरा सकते हैं कि जनता सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करती है। बहरहाल बीजेपी ने इस पर स्पष्ट रूप से कह दिया ये एक व्यक्ति की राय है, बिहार की राय नहीं। आरजेडी और जेडीयू की राजनीतिक हैसियत क्या घट सकती है? विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद पीके की ये जीत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए झटका साबित हो सकती है। पीके अपनी मौजूदगी से बिहार में एक सर्वमान्य नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर सकते हैं। वहीं एक और जो इसका असर है वो वोट कटवा से आगे बढ़कर क्या जनसुराज अपना असर दिखाएगी, ये सवाल उठाती है। 2025 विधानसभा चुनाव में जिस जनसुराज को वोट कटवा कहा गया, पार्टी 238 सीटों पर लड़ी लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं पाई। 237 सीटों पर जो जमानत जब्त हो गई, लेकिन बांकीपुर के नतीजों ने कुछ हद तक छवि को सुधारा। प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं है बल्कि चुनावी मैदान में जीत हासिल करने वाले नेता बन गए और उनकी पार्टी को कुछ हद तक गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं नए विकल्प के तौर पर क्या ताकत मिलेगी? 2025 के चुनाव और उसकी बाद की यात्राओं ने कई वोटरों में तीसरे विकल्प की उम्मीद भी जगा दी है कि पीके ने उन उम्मीदों को क्या और मजबूत किया है, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। अब जीत के बाद एनडीटीवी से पीके ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और क्या कहा नई उम्मीद को लेकर, वो भी सुनिए। ने बोला भी कि हम नाली और गली पर ये चुनाव नहीं लड़े हैं, हमारा लार्जर इशू है, और आपने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला किया। नहीं, लार्जर इशू ये है कि बिहार तो बांकीपुर के एक विधायक से नहीं सुधरेगा। बिहार तो तब सुधरेगा जब बिहार में अच्छे आदमी मुख्यमंत्री हों। तो ये जरूर मुद्दा रहा है हम लोगों का, और हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने मैंडेट बीजेपी को दिया है, एनडीए को दिया है। अगले 4 वर्ष भाजपा की सरकार रहनी है, तो हम लोग का ये पूरा प्रयास है कि ये दबाव बनाकर रखें, भाजपा के नेतृत्व को ये संदेश देते रहें, और बांकीपुर की जनता ने उसमें अपनी आवाज़ जोड़ी है, अपना सहयोग दिया है। भाजपा के नेतृत्व को ये बात बताने का प्रयास है कि आप किसी अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, वो कुशवाहा हो,
या किसी अन्य जाति का हो, इससे फर्क नहीं है। आदमी अच्छा होना चाहिए ताकि बिहार में पढ़ाई की बात हो, बिहार में रोजगार की बात हो, बिहार में पलायन बंद करने की बात हो। आखिर मोदी जी अगर गुजरात की चिंता कर रहे हैं, मोदी जी अगर यूपी की चिंता कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, तो बिहार भी तो भारत का हिस्सा है। हम लोगों ने भी तो वोट दिया है मोदी जी को। तो ये मोदी जी की जिम्मेवारी है कि बिहार में सबसे काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाएं ताकि यहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। ऐसा लगता है पीके लगातार बीजेपी और सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ाकर रखेंगे, लेकिन मुश्किलें उधर दतिया में भी बढ़ गईं, जहां कल उपचुनाव के नतीजे आए। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हार गए, लेकिन इस हार को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। खुद आशुतोष तिवारी भीतरघात का अंदेशा जता रहे हैं। संज्ञान में लेगा अगर, लेकिन आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है, तो भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मां कहते हैं और मां के साथ फिर इस प्रकार का मजाकिया अंदाज करते हैं, मुझे लगता है दूसरा पक्ष उनको भावनात्मक रूप से भी सोचना चाहिए। अपने मस्तिष्क में इस हद तक की राजनीति नहीं रखना चाहिए। आपने सुना कि आशुतोष तिवारी क्या कह रहे थे, वो भीतरघात की बात कर रहे हैं। अब किसने किया है ये भीतरघात? आशुतोष के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल है कि इस बयान से इशारा किस तरफ था? क्या नरोत्तम मिश्रा पर आशुतोष आरोप लगा रहे हैं? क्या बीजेपी के किसी और नेता ने भीतरघात किया? बीजेपी की हार के बाद नरोत्तम ने बड़ा बयान दिया था। मेरी राजनीतिक पारी का पटाक्षेप हो गया, ये कह रहे थे नरोत्तम। क्या नरोत्तम मिश्रा के जाने से बड़ा नुकसान हुआ है? क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से समीकरण बदले हैं? अब बीजेपी ने समीक्षा के लिए समिति का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 2 सदस्यीय समिति बनाई है। चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों से चर्चा करेगी समिति, वरिष्ठ नेताओं से बात कर हार का विश्लेषण भी करेगी। लेकिन जिस तरह से आशुतोष खुलकर ये कह रहे हैं कि वहां एक भीतरघात हुआ, उसे लेकर बहुत से सवाल नरोत्तम मिश्रा पर भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि नरोत्तम मिश्रा कह चुके हैं कि मुझे जब जो जिम्मेदारी दी गई मैंने उसे निभाया। अब इस चुनाव को मैं लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी मुझे कितना देगी। तो बीजेपी के लिए एमपी में भी और खासकर दतिया में भी एक आत्ममंथन बैठकों के जरिए होगा। दतिया में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी एक्टिव है और हार की वजह ढूंढ रही है। भोपाल में आज सीएम मोहन यादव के आवास पर कई मंत्री और वरिष्ठ नेता जुटे, उसकी ये तस्वीरें देखिए। ये तो थे सर, कुछ कहेंगे सर आके गाड़ियों का लंबा काफिला, क्योंकि हार के बाद मंथन बड़ा होता है। बहरहाल अब बात करते हैं चढ़ावा चोरी के चक्रव्यूह की। अल्लाह बोल पर विश्वास करते हैं। सीएम की फोटो को ऐसे लटका देगा, नगर करेंगे, इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। इस सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहाँ नाच रहे थे? समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए ऐसा लगता है कि राम जी ही करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार संसद से लेकर विधानसभा तक गूंज रहा है। यूपी विधानसभा के बाहर आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, कुछ इस तरह से नारेबाजी की और देखिए शिवपाल यादव उसे लीड कर रहे थे, हाथ में पोस्टर लिए हुए थे और 4 दिन का ये सत्र है तो समाजवादी पार्टी ने भी तय किया है कि मुद्दा जमकर गूंजना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा हंगामा यूपी विधानसभा के अंदर देखने को मिला जब योगी सरकार की तरफ से आज अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। इस दौरान हंगामा हुआ तो स्पीकर सतीश महाना विपक्षी विधायकों को शांत कहने के लिए खड़े हो गए। बार बार कहने के बाद भी जब वो शांत नहीं हुए तो स्पीकर भड़क गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया।
आपके इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप लोगों का चरित्र ही है। आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं ऐसे। अब सीएम की फोटो को ऐसे लटका देंगे आप, कुछ भी लिख देंगे उसमें आप। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, रखिए उसको नीचे। यू कांट डू, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये कोई तरीका आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ? यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है। तो इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाए। जिन्हें निकाला गया उनकी भी तस्वीर देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव यही हैं, विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। इसके बाद उनके दाएं बाएं पार्टी के 2 और विधायक आकर बैठ गए। लेकिन इस धरने का स्पीकर के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि स्पीकर का कहना था कि मुख्यमंत्री की तस्वीर इन्होंने जिस तरह विधानसभा में दिखाई वो सही नहीं था। तो ये तस्वीर भी देख लीजिए। आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या हुआ। योगी सरकार ने आज 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन इस दौरान हंगामा होता रहा। सदन में एसपी के नेता चढ़ावा चोरी पर नारे लगा रहे थे। एसपी विधायक सचिन यादव योगी की तस्वीर दिखाने लगे। सचिन यादव सीएम की तस्वीर पर नारे लिखकर लाए थे तस्वीर के ऊपर। अब स्पीकर सतीश महाना ने सचिन यादव को तस्वीर दिखाने से रोका। जब वो नहीं माने तो स्पीकर ने उन्हें सदन से चले जाने के लिए कहा। सचिन यादव फिर भी नहीं रुके, सदन में तस्वीर दिखाते रहे। स्पीकर ने कहा सदन से नहीं गए तो सदस्यता से जाएंगे। सचिन इस पर भी नहीं माने तो स्पीकर ने मार्शल बुलवा लिया। मार्शल को रोकने के लिए एसपी विधायकों ने सचिन को घेर लिया। स्पीकर ने कहा सचिन का साथ देने वालों पर भी एक्शन होगा। स्पीकर के कहने पर मार्शल ने सचिन को सदन से बाहर कर दिया। स्पीकर ने कहा कि सचिन को पूरे सत्र के लिए निकाला जाए। इसके बाद विपक्षी विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। हंगामा नहीं थमा तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हंगामे के चलते सीएम योगी अपना भाषण पूरा ही नहीं कर पाए। 30% तो खर्च नहीं कर पाते हैं और ये सरकार चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर, बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं। 30% से बजट ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये बजट लाती है, खर्च कर नहीं पाती है। इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहाँ चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। अब चढ़ावा चोरी को लेकर जो विपक्ष का चक्रव्यूह है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव के लिए बीजेपी का भी प्लान तैयार है। बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ रणनीति का त्रिकोण बनाया है। इनमें चंदा चोरी की काट, जनसंपर्क और जाति समीकरण शामिल है। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी शुरू में काफी दबाव में थी। पप्पू यादव के भगवा प्रदर्शन में बीजेपी को इसकी काट दिखी। पप्पू यादव के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी नेता भी शरीक थे। तो संसद परिसर में हुए पप्पू के इस प्रदर्शन के बाद माहौल ही बदल गया। अब बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दोनों पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने पप्पू के भगवा वेश को साधुओं का अपमान बताया और इससे संतों की बीजेपी से नाराजगी अब विपक्ष की ओर मुड़ गई। साधु संत गुस्सा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी पर अब निकाल रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पप्पू से दूरी दिखा रही है और बीजेपी अब यूपी में जनसंपर्क बढ़ाने की रणनीति बना रही है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही यूपी के ताबड़तोड़ दौरे करेगा। 10 अगस्त के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री शाह के लिए भी यूपी दौरे का प्लान बनाया जा रहा है। चुनाव नजदीक आने पर पीएम मोदी भी हर महीने यूपी जाएंगे। बीजेपी एससी ओबीसी समाज को भी जोड़ने पर काम कर रही। बीजेपी की नजर ओवैसी और चंद्रशेखर के संभावित गठबंधन पर भी है। गठबंधन से उसे कई सीटों पर तिकोने मुकाबले का लाभ होगा। तो उपचुनावों में हार के बाद अपने कोर वोटर को लेकर भी वो सतर्क हो गई है। और माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।